नमस्कार, आपकी बात छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। क्या छत्तीसगढ़ में बीजेपी अगला चुनाव बिना चेहरे के लड़ेगी? मिशन 2023 की तैयारी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने फिलहाल बिना चेहरे के मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मच गई है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में रमन सिंह बीजेपी का एकमात्र चेहरा हुआ करते थे, लेकिन पुरंदेश्वरी के ऐलान के बाद अब कांग्रेस भी बीजेपी पर तंज कस रही है। तो फिर कौन होगा बीजेपी का चेहरा और क्या रमन के नाम पर पार्टी में असमंजस है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि किस तरह से बीजेपी के अंदर जब इस पूरे मामले को लेकर मीडिया ने बात की तो पुरंदेश्वरी ने क्या कहा, रमन सिंह ने क्या कहा और फिर धर्मलाल कौशिक ने क्या कहा है। जरा सुनिए, कौन होगा चेहरा सीएम के तौर पर बीजेपी का छत्तीसगढ़ में, यह सवाल था। हम बस डेवलपमेंट के मुद्दे लेके लोगों के पास जाएंगे। डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी आवर फेस, डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी the issue. We have a process in the party. पार्टी तय करेगी। पार्टी ही तय करती है, कोई नई बात तो है नहीं। चाहे अभी चुनाव होना है, 22 में चुनाव होना है, 23 में चुनाव होना है, ये हमेशा पार्टी ही तय करती है और विधायक दल तय करते हैं। अभी 2.5 साल का समय है और हम सबको मालूम है कि 2.5 साल में जो स्थिति है पार्टी को मजबूत करने का है, कांग्रेस के खिलाफ आक्रामक होने का है, हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ना है। के विकल्प पे भी विचार करेंगे मतलब उनका मतलब नहीं, अभी कोई इसमें मुझे लगता है कि इस प्रकार के, देखो हमारे यहाँ हाईकमान है, बाकी लोग हैं, सब विचार करते हैं। अभी कहना जल्दबाजी होगा, ये तो आगे समय आगे तो फिर विचार होगा। तो बीजेपी में साफ तौर पर कोई भी ये नहीं कह रहा है कि अगला मुखिया कौन होगा जिसके नेतृत्व में पूरा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इसको लेकर कांग्रेस के पास अब एक अच्छा मौका है और कांग्रेस जानती है कि किस मौके पर जो है वो हथौड़ा मार देना है। लोहा गर्म था तो मार दिया। शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व का छत्तीसगढ़ के नेताओं पर अविश्वास, छत्तीसगढ़ के सांसदों पर अविश्वास आज डी पुरंदेश्वरी की पत्रकार वार्ता में खुलकर सामने आ गया। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेताओं पर सवालिया निशान खड़े किए हैं डी पुरंदेश्वरी ने। और यदि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में भाजपा के किसी नेता को इस योग्य मानता ही नहीं है कि उसे नेतृत्व का कमान दे या उसे मंत्री बनाया जाए, तो यह बेहद दुखद और अपमानजनक स्थिति है। डी पुरंदेश्वरी के द्वारा छत्तीसगढ़ के भाजपा के नेताओं पर अविश्वास की बात बहुत ही दुख और चिंता का विषय है और भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के छत्तीसगढ़ के प्रति नजरिए को स्पष्ट उजागर करता है। तो आइए अब देखते हैं कि क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे आज के सवाल। हमारे आज के सवाल हैं कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा कौन? रमन के नाम पर आरा कमान हुआ मौन। जी हां, यह बड़ा सवाल है। अब कांग्रेस पूछ रही है, कांग्रेस का तंज बखेल से कौन लड़ेगा जंग? भाई, कांग्रेस के पास एक चेहरा है। अब कांग्रेस जानना चाहती है कि हमारे खिलाफ कौन चेहरा होगा। पार्टी कह रही है कि हम बाद में तय कर लेंगे, हमारे पास पर्याप्त लोग हैं, पर्याप्त नेतृत्व है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस वक्त, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। बीजेपी और कांग्रेस से इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल हैं, कद्दावर नेता छत्तीसगढ़ की सियासत के, और हमारे साथ छत्तीसगढ़ खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत। अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। अग्रवाल जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं सर। रमन सिंह जी के नेतृत्व को नमस्कार जी। रमन सिंह जी के नेतृत्व को लेकर के क्या वजह है सर कि कोई चीजें साफ नहीं हो रही हैं और क्या मन में कुछ दुविधा है आला कमान के? देखिए, कोई भी राजनीतिक दल बहुत जल्दी इस प्रकार का निर्णय नहीं लेता है। ये निर्णय चुनाव के नजदीक होते हैं और क्योंकि 15 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और लगातार एक मुख्यमंत्री रहे तो दोबारा उनके स्वाभाविक रूप से उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाता है। और देश में आजकल जो परंपरा है कि चुनाव होने के बाद मुख्यमंत्री तय होता है, पार्टी का उच्च नेतृत्व या विधायक तय करते हैं कि कौन मुख्यमंत्री होगा।
लेकिन बृजमोहन जी, हमने जब पिछली बार कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तब कांग्रेस में भी तय नहीं था कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन हम बीजेपी की परंपरा को देखें तो शिवराज सिंह चौहान हैं। जब दूसरी बार 3 बार लगातार के बाद उन्हें मौका मिलता है तो शिवराज सिंह चौहान पर ही पार्टी भरोसा जता देती है। तो इस तरह से क्या ये केवल एक अभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए या एक समन्वय बरकरार करने के लिए पार्टी का स्टेप मेजर है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये मेजर स्टेप के तौर पर नहीं है बल्कि ये एक ज़रूरत है और इसे लागू करके ही काम चल सकता है? देखिए, आज के समय पर मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ में बैठे हैं, जब कांग्रेस ने पिछला चुनाव लड़ा तब क्या उन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा? कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा। आने वाले समय पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहेगा तो चेहरे पर चुनाव लड़ेगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी विकास पर चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी मुद्दों का चुनाव लड़ेगी। और मैं तो आपको इस बात को भी कह सकता हूं कि आप जरा सोनिया जी से या राहुल जी से कहलवा दीजिए कि अगला चुनाव भूपेश बघेल के चेहरे पर होगा। राजेंद्र जी, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। राजेंद्र जी, मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेस बेवजह परेशान हो रही है, खुश हो रही है, सोच रही है कि भूपेश जी के सामने कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी के पास बहुत सारे लोग हैं सर, रमन सिंह जी तो हैं ही, उसके अलावा भी। नहीं अभिलाष जी, थोड़ा तथ्यों को समझना पड़ेगा। दगुबती पुरंदेश्वरी देवी ने जो बात कही है उसके मर्म को समझने की आवश्यकता है। बृजमोहन भाई ने अभी जो बात कही मैं उसका उत्तर देता हूं, मगर उसके पहले ये समझ लीजिए, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम अभी कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। दरअसल होता यह है कि बृजमोहन जी तो लगातार अनवरत चुनाव जीतते रहे हैं, मेरी बात से असहमति बिल्कुल नहीं व्यक्त करेंगे कि जब चुनाव होता है तो उसमें एक नेता परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से उभर करके सामने आता है और जो जनता वोट देती है वो उसकी विश्वसनीयता के आधार पर देती है। 2 मामले रहते हैं, एक तो नेता की विश्वसनीयता कैसी है और दूसरा उसका आचरण कैसा है, उसकी कथनी और करनी में क्या अंतर है। इन्होंने पिछले चुनाव की बात कही, ये पिछले चुनाव में अप्रत्यक्ष रूप से हर किसी को मालूम था कि भूपेश बघेल जी हमारे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी हैं, और वो इसलिए हैं क्योंकि 1000 किलोमीटर से ज्यादा की उन्होंने पदयात्रा की, पैरों में छाले पड़े उनके, और जिस तरह से संगठन का ढांचा उन्होंने तैयार किया, तो हम सब ये मान के चल रहे थे कि भूपेश बघेल जी हमारे निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। और बाकी काम तो आला कमान का रहता है, विधायकों से लेता है राय मशवरा, और उसके बाद में जो औपचारिकताएं होती उनको निभाया जाता है। मुझको बृजमोहन जी साक्षी है इस बात के कि जिस समय छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो जोगी जी यहाँ के नेता बिल्कुल नहीं थे, मगर दिग्भ्रमित करके या मुझे कहने में मैं थोड़ा बेलाग बोलता हूँ, आला कमान मालूम नहीं किस गलतफहमी में जोगी जी को यहाँ का उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। और 3 साल में साहब जोगी जी के कार्य ऐसे रहे हैं कि कांग्रेस की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा बुरी तरह से। और उस समय तो कोई भी नहीं था, उस समय तो हम लोग प्रबल दावेदार के रूप में मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार, सुन लीजिए ना थोड़ा, प्रबल दावेदार के रूप में या तो बृजमोहन जी को देखते थे या दिलीप सिंह जूदेव को देखते थे, तीसरा नाम तो कोई था ही नहीं उस समय। मगर हुआ ये कि जिस परिस्थिति में डॉक्टर रमन सिंह जी बने, इसके बाद 2008 में हमारा दुर्भाग्य ये था कि उस समय फिर से जोगी जी ने अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना चालू किया। मगर उनके 3 साल के कार्यकाल ऐसे थे कि लोगों ने डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा, क्योंकि 2 रुपए किलो में चावल दे रहे थे, उनको विश्वसनीयता उनको करार किया। और 2013 में तो हमारे साथ अप्रत्याशित घटना हुई कि हम लोग सब मान के चल रहे थे कि नंद कुमार पटेल हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, और मगर दुर्भाग्य ऐसा रहा कि वो नृशंस हत्या के शिकार हुए। दरअसल दगुबती पुरंदेश्वरी देवी ने जो कहा है उसके पीछे मर्म ये है कि जो 2 नाम उभर करके भारतीय जनता पार्टी के कतिपय नेता, वो पुराने नेता जो आज भी उनके प्रति आस्था रखते हैं, डॉक्टर रमन सिंह के प्रति हो चाहे धर्मलाल जी कौशिक
के प्रति हो। तो दग्गुबती पुरंदेश्वरी देवी ने ये तो समझ लिया है कि इन दोनों की कम से कम कोई विश्वसनीयता नहीं है, ये जनता के बीच में जाएंगे तो किसी भी हालत में नहीं टिक सकते। और उसका जो शिव प्रकाश जी इनके प्रभारी सह सचिव, उन्होंने तो स्पष्ट रूप से उस प्रभारी ने ये कहा कि पिछला चुनाव 3 चुनाव हम या तो किसी की मदद से जीते थे या किसी की गलती से जीते थे, या तो कांग्रेस की गलती से जीते थे, उनका कहने का आशय ये था, या जिस तरह से जोगी जी समर्थन कर दिया करते थे उसके कारण जीते। अब अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा और इसकी पुष्टि भी करेंगे बृजमोहन भाई। और अभी उन्होंने जो कहा है कि भाई किसान नेता हैं भूपेश बघेल जी, इनके सामने आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जी अभिलाष जी। ठीक है बृजमोहन जी, सीधे तौर पर मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये बार बार कहा जा रहा है कि केंद्रीय आला कमान प्रदेश के बीजेपी नेतृत्व से बहुत खुश नहीं है। कांग्रेस तो ये बात कह ही रही है, लेकिन जनता में भी ये बातें हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में हमने देखा विस्तार होता है तो मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व पहले से बहुत ज्यादा था और बढ़ जाता है। यहाँ के बड़े वरिष्ठ नेता जो सालों से जिन्होंने पूरी उम्र खपा दी, वो इंतजार ही करते रह जाते हैं। कई तो बेचारे रात भर सो नहीं पाते हैं कि उनका नाम शायद लिस्ट में होगा, लेकिन अगले दिन नहीं होता है। और ये कहा जा रहा है कि भरोसा जो है केंद्रीय आला कमान का फिलहाल प्रादेशिक नेतृत्व पर नहीं है बीजेपी के, क्या ये सही है? देखिए, प्रादेशिक नेतृत्व के दम पर ही चुनाव लड़ा जाता है और प्रादेशिक नेतृत्व ही पूरा काम करता है। तो प्रादेशिक नेतृत्व के प्रति विश्वास नहीं है ऐसी बात नहीं है, परंतु केंद्र के मैंने पहले भी प्रश्न किया था कि भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री बने तब उनके नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया। बिल्कुल 4 मुख्यमंत्री थे, टीएस सिंहदेव थे, ताम्रध्वज साहू थे, चरणदास महंत थे, और चारों ये मानते थे कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल ताम्रध्वज साहू का तो नाम लगभग तय हो गया था, बाद में वो बदला गया। तो इसलिए आजकल जो परंपरा चल रही है उस परंपरा में भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी की एक विश्वसनीयता है। भारतीय जनता पार्टी को लोग विकासवादी पार्टी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और उस दम पर चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा कि किसी चेहरे पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम विकास पर चुनाव लड़ेंगे, हम अपने काम पर चुनाव लड़ेंगे। और इसलिए ये बात कहना, और हम तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री की योग्यता रखता है। अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री बने, झारखंड में मुख्यमंत्री बने, कोई सोचता नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, परंतु वो मुख्यमंत्री बने। मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर जी को मुख्यमंत्री बनाया, उमा भारती जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अभी आपने देखा कि उत्तराखंड में नया मुख्यमंत्री बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी में ये योग्यता रखने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इसकी कोई दिक्कत नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भारतीय जनता पार्टी पहले जीते और जीतने के बाद में उसमें तय हो जाएगा कौन मुख्यमंत्री। ठीक है बृजमोहन जी, मैं बहुत सीधे पूछता हूं सर, क्या मुख्यमंत्री की रेस में, चूंकि आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग हैं, तो स्वाभाविक तौर पर रमन सिंह का नाम सबसे पहले होगा क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, या स्वाभाविक तौर पर पहला नहीं होगा क्योंकि उनके नेतृत्व में हम चुनाव हारे हैं और इतना बुरा हारे हैं कि हमारे पास 20 भी हम नहीं पहुंचा पाए विधायकों की संख्या को? क्या आप मानते हैं? देखिए, इसका निर्णय तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा। हमारी राष्ट्रीय महामंत्री जी ने इस बात को कह दिया कि किसी के नाम पर चुनाव नहीं होगा, विकास के नाम पर होगा। मुझे लगता है हमारे केंद्रीय नेतृत्व के कहने के बाद इस मामले पर कोई वाद विवाद बचता नहीं और कोई चर्चा का विषय बचता नहीं है। राजेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि शिवराज सिंह चौहान के मामला बिल्कुल अलग है रमन सिंह से, क्योंकि वो तीसरी बार के बाद चौथी बार भी जब फाइट करते हैं तो मार्जिनली बहुत पीछे थोड़ा सा रह जाते हैं और बाद में उसे भी वो मेकओवर कर लेते हैं जिस भी तरीके से किया, लेकिन सत्ता आज उनकी है। लेकिन रमन सिंह जी की बात की जाए तो पार्टी के पास पर्याप्त कारण होंगे नेतृत्व बदलने के बारे में सोचने को लेकर, क्योंकि उनके नेतृत्व में एक पूरा जो कहते हैं कि गुब्बारा था इस बात का कि बीजेपी सरकार बना रही है। और उस चुनाव को मैंने भी अच्छे से कवर किया था, तो ये माना जा रहा था कि बीजेपी बहुत आश्वस्त थी कि फिर से सरकार उनकी आ रही है, मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। तो क्या इस चीज को लेकर के अब आला कमान को लगेगा कि चेहरा बदला जाए? खासतौर से अग्रवाल जी कह रहे हैं कि लगातार अब नई पौध लाने की तैयारी केंद्रीय आला कमान कर रहा है और वो एक्सपेरिमेंट हम दूसरे राज्यों में देख भी रहे हैं।
देखिए अभिलाष जी, भारतीय जनता पार्टी उद्धव को अपना प्रत्याशी बनाती है मुख्यमंत्री पद का या माधव को बनाती है, ये उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मामला है। मगर जो आपने सवाल पूछा है, आपके सवाल में ही उत्तर अंतर्निहित है। आपने कहा ना कि जिस तरह की दुर्गति यहाँ पर हुई, भाषा मेरी है, भावना आपकी है कि जिस तरह से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई, उसके जड़ में जाने की तो सहज संभावना दिखाई देती है। आईने की तरह साफ दिखाई देता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी के कारनामों के कारण भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक पराजय को स्पर्श किया है, ऐतिहासिक, जिसमें 3/4 बहुमत आज कांग्रेस के पास है। और मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा, मैं बात करता हूं तो प्रामाणिक बात करता हूं, हवे में बिल्कुल नहीं बात करता। इस मामले में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि हमारी बुरी तरह से पराजय जो हुई वो तो छत्तीसगढ़ में हुई थी। उन्होंने छत्तीसगढ़ की पराजय को उद्धृत करते हुए कहा। तो अब छत्तीसगढ़ में अगर ये पराजय हुई है तो पराजय के कोई ना कोई तो कारण होंगे, कोई ना कोई तो दोषी होगा। ऐसा तो नहीं। इन्होंने क्या किया था, धर्मलाल जी कौशिक ने तो बयान देते हुए ये कह दिया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के कारण चुनाव हारे। उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया था कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपनी गलती का जिक्र नहीं किया कि उनके अध्यक्षीय कार्यकाल में पराजय हुई भारतीय जनता पार्टी को। डॉक्टर रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस बुरी तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा। और जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, मेरे तो सभी लोगों से मिलना जुलना सबसे अच्छे संबंध है, वो सब इसी बात का रोना रोते हैं कि जो लोग 15 साल तक राज करते रहे, राज हटने के बाद भी आज उन्हीं लोगों का बोलबाला है। तो आने वाले चुनाव में तो हमारी दुर्गति अवश्यंभावी हमको दिखाई दे रही है। वही एक गिरोह जिसने डॉक्टर रमन सिंह को घेर के रखा था और जो डॉक्टर रमन सिंह जी उन्हीं के कहने पर निर्णय लिया करते थे या धर्मलाल जी कौशिक निर्णय लिया करते थे, वही लोग हावी हैं और उसी के अनुसार निर्णय हो रहा है। अभी क्या कारण है कि ये दोनों उनकी बैठक चल रही है मोर्चा संगठनों की और दोनों बाहर है? क्योंकि मैंने तो ये पढ़ा है आज उल्लेखनीय रूप से कि उन कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि अगर ये बैठेंगे तो हम खुल करके अपनी बात नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैंने आज कुछ समाचार पत्रों में इस तरह की खबर छपी है। ठीक है, तो लेकिन जो दोषी हैं वो आईने की तरह साफ हैं भारतीय जनता पार्टी के। जी राजेंद्र जी, लेकिन अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस पूरे घमासान में कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है। लेट मी पिक यू इन दैट पोजीशन ऑल्सो। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज ये ऐलान कर सकती है कि जो कि अग्रवाल जी कह रहे थे, मुझे ये सवाल पूछना पड़ेगा सर, बहुत जायज सवाल है, कि क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस आज ऐलान कर सकती है कि अगला चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ेंगे और वही सीएम के चेहरे होंगे औपचारिक तौर पर? सर देखिए, ये बात तो सही जो पहला सवाल जो आपने पूछा कि कांग्रेस बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये बिल्कुल सही है। और उसके पीछे कारण ये है कि भूपेश बघेल जी ने आते के साथ में जो वायदा किया था कि हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे, 2500 रुपए ये इनके इन प्रकार उनको समर्थन मूल्य देंगे, आदिवासियों की जमीन वापस करेंगे। ये एक साल तो अपनी उन बड़ी घोषणाओं को पूरा करने में लगा और दुर्भाग्य से पिछले 1.25 साल से हम लोग कोविड का सामना कर रहे हैं। अभिलाष जी, आप जानते हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिका बनाने के बजाय, सड़कों का निर्माण करने के बजाय लोगों की जान बचाने का मुख्य ध्येय था भूपेश बघेल जी का, जिसमें वो पूरी तरह से खरे उतरे। जहां तक आपने पूछा कि क्या भूपेश बघेल जी को कांग्रेस अपना चेहरा बनाएगी, तो मैं ये निर्णय तो खैर आला कमान ही करेगा और कुछ दिनों में हो भी जाएगा ये सारी बात। मगर मैं एआईसीसी का मेंबर हूं। क्या आपका आला कमान आप बता दीजिए, आपके जो जिम्मेदार नेता। मैं कह रहा हूं कि बोलिए तिवारी जी। नहीं, मैं तो कह रहा हूं मेरी दृष्टिकोण से, मैं सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की बैठक में बोलता हूं कि भूपेश बघेल जी हमारे आगामी चेहरे होंगे। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मेरा ऐसा मानना है कि उनके चेहरे के आधार पर कांग्रेस फिर से इतने ही बहुमत के साथ में जीतेगी चुनाव। ठीक है, मुझसे बेलाग पूछे, मुझे बोलने में कहीं दूर तक कोई। तिवारी जी, आप बोल सकते हैं, लेकिन क्या आपका आलाकमान, लेकिन अगर ये तय भी होगा तो क्या आपका आलाकमान बोलेगा? सर ये भी तो देखिए ना, जो एक तकाजा होता है सियासत का, वो अलाउ नहीं करता। और इसलिए हम सब लोगों की भावना, हम सब लोगों की भावना के अनुरूप ही निर्णय लेगा आला कमान। मैंने कहा ना, मैं एआईसीसी का मेंबर हूं, एआईसीसी का अधिवेशन होगा तो वहां खुल करके मैं अपनी बात रखूंगा। ठीक है अग्रवाल जी,
आप बताइए सर, क्या आपको लगता है कि अगर जरूरत पड़ती है या ऐसा महसूस होता है कि चुनाव एक साथ होकर लड़ा जाए और बाद में बैठकर डिसाइड कर लिया जाए और कोई नया नाम भी आ जाता है तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी तो आखिर सबकी है ना, किसी एक के नाम तो लिखा नहीं गया पट्टा कि अगर 10 साल ये रहें तो अगले 15 साल 20 साल 25 साल यही रहेंगे। तो ये जो आंतरिक लोकतंत्र की बात करते हैं ये ठीक है, इसे रहना चाहिए पार्टी में, आपको लगता है? जी रहना चाहिए, आंतरिक लोकतंत्र रहना चाहिए और राजनीतिक दलों में इसी प्रकार का निर्णय उच्च स्तर पर होता है। जहां पर भी मुख्यमंत्री बनाने की बात है, मंत्रियों को आजकल तो विधायक के टिकट का भी जो निर्णय होता है वो आला कमान करता है। अभी कांग्रेस में तो जो नियुक्तियां हो रही हैं आयोग निगम मंडलों में, उनमें लिखा जा रहा है कि कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की अनुमति से और इनको निगम का ये सदस्य बनाया जाता है। तो निगम के सदस्य भी जो है वो सोनिया गांधी जी बनाती हैं। तो मुख्यमंत्री जी के बारे में निर्णय, और राजेंद्र तिवारी जी की तो मजबूरी है। आज कौन ऐसा छत्तीसगढ़ में नेता होगा जो भूपेश बघेल का विरोधी भी होगा, वो कहे कि भूपेश बघेल अगले मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। किसी की हिम्मत थोड़ी है ऐसा कहने की। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज भी तो दिल्ली में उठापटक चल रही है कि टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। टीएस सिंहदेव ये कभी नहीं कहते हैं कि 2.5 साल की बात नहीं हुई थी, वो तो अभी चल रहा है। तो इसलिए आज इस बात को कहना, इसको मुद्दा बनाना और कांग्रेस मुद्दा बनाए, मेरी हिम्मत तो जानते हो आप, 100 छेद हैं वो मुद्दा बनाए। उन्होंने तो अभी चुनाव लड़ा है, वो इसको मुद्दा बनाए, तो उसको मुद्दा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस में तो आला कमान के बिना यहां पर मंडल आयोग निगम की एक मेंबर को बनाने के लिए भी सोनिया गांधी जी के नाम से आदेश निकल रहा है। तो कांग्रेस तो कोई निर्णय कर ही नहीं सकती यहां पर। तिवारी जी, वन मैन शो चल रहा है पार्टी में आपके, आपका आंतरिक लोकतंत्र है नहीं तिवारी जी। 10% निर्णय केंद्र में होते हैं तिवारी जी, सारा कुछ वहां से डिसाइड हो रहा है, आप लोग तो बस कठपुतली की तरह बने बैठे हैं और वन मैन शो चल रहा है पार्टी में। लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। और उन्होंने हमारे आला कमान की बात की, तो मुझे ये बता दें बृजमोहन भाई कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा निर्णय यहाँ होता है? आपके यहाँ भी आला कमान है, आला कमान का काम ही यही है कि वो प्रादेशिक स्तर पर जो संगठन है उसको निर्देश दे। सरकार है तो मुख्यमंत्री को निर्देश दे, सरकार नहीं है तो अध्यक्ष को और सीएलपी को निर्देश दे। ये तो परंपरा चली आ रही है कि आप जो भी निर्णय लेते हैं उससे आला कमान को अवगत कराते हैं और उसकी स्वीकृति प्राप्त करते हैं। ये सही बात है कि सारी स्वीकृति जो है वहां दिल्ली से आई है, मगर प्रस्ताव तो यहीं से गए हैं और वो प्रस्ताव यथावत स्वीकृत होकर के यहाँ आ गए हैं। ठीक है अग्रवाल जी, हर राजनीतिक दल में ये परंपरा है। ठीक है अग्रवाल जी, ऐसा ही होता है। शासकीय पदों पर जब नियुक्ति होती है तो किसी राजनीतिक दल के अध्यक्ष और नेता के नाम का उल्लेख नहीं होता है। ये तो पहली बार हम देख रहे हैं कि शासकीय नियुक्तियों में सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति से ये नियुक्तियां की जा रही हैं। ये सरकार है, सरकार में जो भी पार्टी की दखलंदाजी होती है अप्रत्यक्ष होती है। परंतु हमने पहली बार देखा भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में भी बहुत सारे आदेश निकले हैं। चलिए ये तो स्वीकार तो कर रहे हैं हम लोग की होती है, कभी हमारे यहाँ प्रदेश के पदाधिकारियों की नियुक्ति में ये कभी नहीं होता है। ये कभी नियुक्तियां में आज तक नहीं लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति से फलाने को उपाध्यक्ष बनाया गया, महामंत्री बनाया गया। अध्यक्ष तक समझ में आता है, परंतु कांग्रेस में तो एक कार्यकारिणी सदस्य की भी नियुक्ति कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी की अनुमति से योजना सरकारी आयोग नियम में अग्रवाल जी वक्त कम है। अग्रवाल जी वक्त कम है सर, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा था सर, एक सवाल करना चाह रहा था, उस वक्त आप हमें मिल नहीं पाए और मौका है और दस्तूर है तो मैं पूछ लेता हूं। ये केंद्रीय कैबिनेट में सर छत्तीसगढ़ के साथ क्या हुआ गया सर? क्या कोई आपको लगता है कि इस लायक नहीं था, या आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा नजरअंदाजी हो गई? क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को तो लगता है, मेरे जैसे आदमी को जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है उसे लगता है कि क्यों नहीं मिला भाई, क्या इतने बड़े स्टेट से एक मंत्री नहीं हो सकता था? जी अगर आप देखेंगे उनकी नजर में सब अकर्मण्य है, नाकारा है। जो सांसदों की संख्या है उसकी दृष्टि से, उनकी दृष्टि से यहाँ पर एक मंत्री यहाँ पर बनाया गया है और आने वाले समय पर जब आवश्यकता होती है तो बनेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेता भी सक्षम है छत्तीसगढ़ में कि वो यहाँ पे बिना मंत्री के भी काम हो सकते हैं।
इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा और एक मंत्री यहां से है, तो मुझे लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जो हमारे बाकी विधायक हैं, हमारे नेता हैं, वो इतने सक्षम है कि छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा कर सकते हैं। और अग्रवाल जी, क्या ये नए जो चेहरे को लेकर के जो बात हो रही है, हम ये माने कि अभी कोई किसी चेहरे को लेकर के कोई भरोसे में ना रहे, जो कुछ होगा वो बाद में होगा, खेला जो है वो बाद में होगा, इस बार पहले कुछ नहीं होगा जैसे हमेशा हो रहा था, या पहले अनौपचारिक तौर पर हो रहा था, इस बार अनौपचारिक भी कुछ नहीं होगा, सब कुछ औपचारिक होगा और चुनाव के बाद होगा। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, निश्चित रूप से जब पहले भी पहला चुनाव 2003 में हमने लड़ा था और डॉक्टर रमन सिंह चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बने थे, हमने किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा था। इसलिए ये बात अब सामान्यतः मैंने आपको बाकी राज्यों की भी कही, आप जरा बता दें मुझे, आजकल देश भर में चुनाव हो रहे हैं, अभी 5 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो बहुत कम राज्यों में ये चुनाव चेहरे के ऊपर में लड़े जा रहे हैं। आजकल सभी राजनीतिक दल जो है जीतने के बाद में अपना नेता तय करते हैं और अभी ये लगभग परंपरा बन गई है। ठीक है, बस लास्ट 20 सेकंड सर, तिवारी जी सिर्फ 20 सेकंड है मेरे पास। आपको लगता है क्या भूपेश बघेल चेहरा होंगे, ये तय है, या आपको लगता है कि नहीं ये आलाकमान तय करेगा? व्यक्तिगत नहीं सर, अभी जैसे आप जिस दायरे में रखकर, जिस पिंजरे में रखकर बीजेपी से सवाल कर रहे हैं, जिन बंदिशों में रखकर, वैसी बंदिशों में अगर आप हैं तो क्या जवाब देंगे? देखिए, तय तो आलाकमान ही करता है, मगर कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता राज्य स्तर के कार्यकर्ताओं की अभिव्यक्ति को मूर्त रूप देता है। वो जो कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ चाहते हैं उसी को आलाकमान करेगा। क्योंकि एक छोटी सी गलती, मुझे कहने में संकोच नहीं है, एक गलती हुई थी 2000 में जब हमारा राज्य बना था और कि जोगी जी को बनाया गया और उसका दुष्परिणाम हम लोगों ने 15 साल तक भोगा। ठीक, तो वो गलती अब आलाकमान नहीं करने वाला है। हम लोगों की अभिव्यक्ति जो होगी वो गलती भी आलाकमान नहीं की थी, उसके अनुरूप वो गलती भी आलाकमान नहीं की थी। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ में क्या व्यवहार हुआ था, दिग्विजय सिंह जी के साथ में? ना बिल्कुल ठीक है सर, के साथ में क्या व्यवहार हुआ? वक्त इजाजत नहीं दे रहा, उस पर भी हम बात करेंगे कभी। लेकिन एक बात समझ में आ गई है सर कि करेगा आलाकमान, लेकिन बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व को नजरअंदाज तो नहीं किया जाएगा। अब अग्रवाल जी साफ कह रहे हैं कि ये जो तय होगा बाद में होगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तिवारी जी साफ कह रहे हैं कि तय सब कुछ है, औपचारिकताएं बाद में कर लेंगे। जनता समझदार है, कहां पर चेहरा तय है, कहां पर मुखिया तय है और कहां होना बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तिवारी जी आपका, बृजमोहन अग्रवाल जी आपका हमारे इस खास डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। तो छत्तीसगढ़ में ऊंट किस करवट बैठेगा ये आपको चुनाव के बाद पता चलता है, लेकिन ये बात तय है कि ये सबको पता होता है कि हमारा मुखिया कौन हो सकता है। बहुत कम जगह ऐसा होता है कि चौंकाने वाले तुरंत कोई निर्णय ले लिए जाएं। फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। धन्यवाद।